बच्चों, हमारा पहला क्लास है जिसमें हम क्लास 12th के फिजिक्स से संबंधित सारे चैप्टरों को क्रम वाइज पढ़ेंगे। जिस सीक्वेंस में हम आज पहला चैप्टर जो कि स्थिर वैद्युतिकी की यूनिट है, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम इस यूनिट की बात करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। जैसा नाम में ही क्लियर है कि आपको दिखाया जा रहा है स्थिर। स्थिर का मतलब आप समझते हो कि रुका हुआ, स्थिर अवस्था में जो कोई पिंड हो, तो इसीलिए इसे कहा जाता है स्थिर, क्योंकि यहाँ पे जो आवेशों के बारे में हम चर्चा करेंगे वो आवेश रेस्ट पोजीशन में होंगे, स्थिर अवस्था में होंगे। स्थिर अवस्था में होने से क्या फायदा है, क्योंकि कोई भी आवेश अगर स्थिर अवस्था में है तो वह वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जबकि अगर वह आवेश अगर गतिमान अवस्था में होगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ वो चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा, जो कि हम लोग चैप्टर 7वें और 8वें में ओट्स के प्रयोग के आधार पर पढ़ते हैं। अभी हमें पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उस चीज़ों का अध्ययन करें जहां आवेश स्थिर रहता है। स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। ये तो हमारी यूनिट है। इस यूनिट में हम आगे बढ़ते हुए अगर चैप्टर पे आते हैं तो वो हमारा है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो आप कहेंगे कि सर विद्युत आवेश क्या है? देखिए, आवेश का मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है, जहां लिखा है वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र या तो उत्पन्न करेगा या तो उसका अनुभव करता है। इसके बारे में आवेशों, पहले तो आवेश उत्पन्न हुआ तो किसी ने ये क्लासिफाइड नहीं किया कि ये कैसा है, इनका नेचर क्या है। इसके बारे में सर्वप्रथम सन 1750 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। दो प्रकार के आवेश होते हैं, इनके बारे में इन्होंने सन 1750 ईस्वी में बताया। अब अगर यह आवेश है तो इनका कुछ मात्रक होता होगा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सिस्टम एमकेएस और सीजीएस, मेनली हमारे यहाँ एमकेएस सिस्टम ज़्यादा चलन में रहता है, जो जिसका मात्रक कूलाम होता है, और अगर सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ स्टैट कूलाम होता है। यह आवेश के दो मात्रक हैं। अगर अब जैसे कि आप पढ़े हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर एमकेएस और सीजीएस में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह अगर हम कूलाम मतलब आवेश की यूनिट को भी एमकेएस से सीजीएस अगर देखते हैं तो एक कूलाम इक्वल 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ESU भी लिखा जाता है। तो अगर हम देखें, आप AMU पढ़े होंगे, एटॉमिक मास यूनिट, एक AMU इक्वल 3 × 10⁻10 ESU मतलब स्टैट कूलाम। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो 3 × 10⁹ को अगर करते हैं तो ये आएगा आपका 10 कूलाम। अगर यहाँ कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, 10 × 3 × 10⁹, यहाँ पावर 1 और 9 मिलकर 10 हो जाएगा। तब ये यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, 1 कूलाम। इस तरह से आपका मिलेगा 1 AMU इक्वल 10 कूलाम। ये तो रही बात आवेश की। आवेश एक मूल इकाई है किसी भी चार्ज की। अब आवेश है तो आवेशित करने की विधियां भी तो होंगी। कैसे हम आवेशित करेंगे? जैसे आप लोग उष्मा पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो उष्मा में भी आप लोग चालन, संवहन, विकिरण, उष्मा के चलने की 3 विधियां पढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी है घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। तो अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर घर्षण द्वारा हम आवेशित कैसे करेंगे? तो जब आप छोटे होंगे तो आप घर पे एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल करते होंगे कि अगर कंघी या पेन को लेके अपने बाल में रगड़ते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उससे चिपकाते हैं, और इसे आप जादू कहते होंगे, मैजिक कहते होंगे। तो यही है घर्षण द्वारा आवेशित करना। जब हम किसी पेन या कंघी को अपने बाल में रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो वहाँ आवेश उत्पन्न होता है, और यह आवेश दोनों पर बराबर होता है। जितना एक पे नेगेटिव होगा उतना एक पर पॉजिटिव होगा। तो ये आपकी घर्षण द्वारा हो गया। दूसरा टॉपिक आता है चालन द्वारा। तो चालन आप समझते हैं, दो अगर किसी चालन वाली दो उष्मा वाली वस्तुओं को एक साथ हम संपर्क में कर दें तो एक से दूसरे पर ट्रांसफर होता है उष्मा। उसी तरह दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे से अगर हम संपर्क में लाते हैं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर होता है। यह होता है चालन द्वारा। तीसरा है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा कैसे होता है? किसी एक चालक को के पास दूसरे को लाते हैं, जब समीप लाते हैं तो इनके कारण दूसरे चालक पर भी कुछ प्रेरित आवेश आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेरण द्वारा। तो ये तो आवेशन की विधियां हैं, 3 विधियां हैं, घर्षण, चालन और प्रेरण।
ये हो गया। इसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, HCl को अगर आप ब्रेक करते हैं तो क्या लिखते हैं, H+Cl- लिखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको वहाँ केमिस्ट्री में बताया जाता होगा कि जो क्लोरीन है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो एटम को इलेक्ट्रॉन को अपने साथ हाइड्रोजन के लेके चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ बना, H पे प्लस बना और Cl पर माइनस बना। तो ये प्लस और ये माइनस रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ये बात आनी चाहिए दिमाग में। प्लस होने का मतलब आप केमिस्ट्री में देखे होंगे कि ये जब इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसके पास शिफ्ट हो जाता है, क्लोरीन के पास। यानी प्लस होने का मतलब हुआ कि कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। माइनस होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्लोरीन ने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेकर गया है, ले लिया है। यानी किसी भी अगर एटम पे प्लस का सिंबल है, यानी यह समझ लीजिएगा कि वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर निगेटिव है यानी वहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। वो 10-10 की मैंने 10 नोट दे दिए। सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए, 10-10 की आपके पास 10 नोट है। टोटल अमाउंट कितना है, 100 रुपया। ठीक, अगर मैं पूछूं कि नोटों की संख्या बताओ तो आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट में एक नोट के अमाउंट से डिवाइड कर दोगे, आपके पास संख्या आ जाएगा। सेम वही काम यहां भी करते हैं। अगर आपको चार्ज टोटल निकालना हो तो Q बराबर N × E, जहां N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और E की वैल्यू आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहता है कि किसी एटम पे 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने का मतलब क्या हुआ कि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आने थे, यानी वो निगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को ले लिया अपने पास। तो टोटल चार्ज पूछेगा तो 5 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आवेश के मूलभूत गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहला आता है कि आवेश, भाई आपने पढ़ा कि 2 नेचर के होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित। तो आवेश अगर सजाती हैं, सजाती कहने का मतलब या तो दोनों धन आवेशित हो या तो दोनों ऋण आवेशित हो, तो उन दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा। अगर दोनों विजाती हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो दोनों के बीच आकर्षण का बल लगेगा। ये तो हुआ इनका आकर्षण। दूसरा आवेश का संरक्षण, जैसे आप लोग ऊर्जा संरक्षण पढ़ते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता, उसी तरह आवेश का भी संरक्षण होता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जाता है, बस इसे एक पार्टिकल से दूसरे पे ट्रांसफर किया जाता है। तीसरी बात आती है वैद्युत आवेशों की योज्यता। यह कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे आपको दे दिया गया कि कहीं Q1, Q2 -Q3 -Q4 चार्जेस हैं, और आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि रिजल्टेंट चार्ज कितना होगा। तो इसको आप गणित के साधारण नियमों से Q1 + Q2 -Q3 और -Q4 करके आसानी से जोड़ घटा सकते हैं। यह इसकी एक प्रॉपर्टी है। साधारण गणित के नियमों से जहां प्लस लगा हो वहां प्लस, जहां माइनस लगा हो वहां माइनस, आराम से आप जोड़ लीजिए और घटा लीजिए। इसके बाद आता है आवेश पर वेग का प्रभाव, वेलोसिटी का। तो ये आप याद रखिए कि कभी भी किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ भी हो, उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वेग का आवेशों पर कोई प्रभाव नहीं है। इसके बाद आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण जैसे आप लोग प्रकाश में पढ़ते होंगे कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, कभी भी वो 1 2 3 4 इसी रूप में निकलता है। उसी तरह आवेश भी होता है, कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, न कि 1.5 1.5 इलेक्ट्रॉन हो, 2.5 इलेक्ट्रॉन हो। इस रूप में कभी भी इलेक्ट्रॉन एटम से निकलता नहीं है। तो ये इसका एक क्वांटीकरण हुआ। इसके बाद हम आते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। अब तक आप लोग पिछली क्लासेज में चालक और अचालक 2 तरह के पदार्थों के बारे में पढ़ते होंगे, चाहे ऊष्मा में पढ़े हों चाहे विद्युत में। आज हम 4 प्रकार के पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है चालक। ये बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि कोई भी नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर K L M N कक्षाएं होती हैं।
पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से करके आगे वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। तो ये जो नाभिक होता है ये धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। तो ये नाभिक द्वारा प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से बंधे हुए हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन चालक में घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो उस कंडीशन में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि या तो टेम्परेचर बढ़ाकर या कुछ इम्प्योरिटी मिलाकर इन इलेक्ट्रॉनों के इन नाभिक के साथ इस बॉन्ड को तोड़ा जाता है और तोड़ के इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए यही उत्तरदायी होते हैं। तो पहला बात आता है चालन। तो चालक वह पदार्थ होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। फ्री इलेक्ट्रॉन होने का फायदा क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो वो चालक होगा। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब क्या कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसके बाद आता है परावैद्युत। परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं कि जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो न हो लेकिन वह किसी चालक के संपर्क में जाते हैं तो इनके पृष्ठों पे आंशिक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच होता है, आपका कांच आ सकता है, शीशा, अरे मोम है, इस तरह के पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। और इसी के संबंध में हम आगे एक पढ़ेंगे परावैद्युत कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे K से। तो हवा या निर्वात के लिए इस परावैद्युत कांस्टेंट का मान 1 होता है। धातु के लिए यह मान अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। और कोई भी परावैद्युत पदार्थ है तो K इज ग्रेटर देन 1। और एक चीज और होना चाहिए, K इज होल नंबर होता है हमेशा। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पॉइंट में नहीं आता है जल्दी। इसके बाद 14 पदार्थ हमारा आता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें नॉर्मल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए, कुछ इम्प्योरिटी मिला दिए तो वहाँ का बंध टूट के उसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वह चालक की तरह बिहेव करने लगता है, तो उसे हम कहते हैं अचालक। ये हमारे 4 पदार्थ हो गए।